नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए शिवानी जी द्वारा लिखी कहानी अरुंधति लेकर आई हूँ। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। उसका साथ अद्यपि 3 ही वर्ष रहा, पर उस संक्षिप्त अवधि में भी हम दोनों अटूट मैत्री के डोर में बंध गए। उन दिनों पूरा आश्रम ही संगीतमय था। कभी चित्रांगदा का पूर्वाभ्यास, कभी माचेर खेला, कभी श्यामा और कभी तासीर देश। उन दिनों आश्रम में सुरीले कंठों का अभाव नहीं था। खुकू दी, अमिता, मोहर, कनिका देवी, स्मृति, इंदुलेखा, घोष, बिश्री, जगेशिया, सुचित्रा, ऐसी ही कोकल कंठी सुगायिकाओं के कंठों में एक कड़ी और जुड़ी। जैसा ही कंठ वैसी ही खांटी बंगाली जोतदारी ठसक, बूटा सा कद, उज्ज्वल गौरवर्ण, बड़ी बड़ी फिरोजी शरबती आँखें जो पल पल गिरगिट सा रंग बदलती थीं। पहले ही दिन उसने संगीत सभा में बाउल गीत गाया। कंठे अमार से सिरागीन रीन बेदन बाजे बाउल सगे जो। तो पूरा आश्रम झूम उठा और फिर तो वह देखते ही देखते लोकप्रिय गायिकाओं में अग्रणी हो गई। अद्यपि वह छात्रावास में कभी नहीं रही। पहले खेल के मैदान के छोर पर और बाद में आश्रम की सीमंत पर बनी एक पुरानी कोठी को किराए पर लेकर उसकी विधवा माँ अपने परिवार को लेकर रहने लगी। उसी ने बताया कि वे 18 भाई बहन हैं, पर सब इधर उधर। कुछ बहनों का विवाह हो गया था, कुछ को विदेश भेजा, वे प्रवासिनी बन गई थीं। बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी थी। केवल 2 भाई गोपाल और बादल आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनका रहन सहन, ओढ़ना पहनना, खान पान एकदम जमींदाराना था। कई दास दासियाँ थीं। खाना पकाने वाला उड़िया ठाकुर था, जिसकी अद्भुत पाक कला से नुकू, यही अरुंधति के पुकारने का नाम था, कि पूरी मित्र मंडली बुरी तरह प्रभावित हो चली थी। एक और उनका अभिजात, दूसरी ओर वैसी ही विनम्र शिष्टता। उसकी माँ, जिन्हें हम मासी माँ कहते थे, दीर्घागी, व्यक्तित्व संपन्न तेजस्वी महिला थी। बहुत कम बोलती थी, पर स्नेह धारा जैसी उनकी विषादपूर्ण आंखों से निरंतर झरती रहती थी। प्राय ही हमें खाने को बुलाती और स्वयं हाथ का पंखा चलती। हमें परम तृप्ति से खाते देख स्वयं भी तृप्त हो उठती। मैंने नुकू के जितने भी भाई बहन देखे, सबका रंग रूप ठप्पा प्राय एक सा ही था। केवल छोटे भाई प्रवीर या बदल को छोड़कर, वही एंग्लो इंडियनी रंग और हरी हरी आँखें। कभी भी किसी अनुष्ठान में वंदे मातरम गाने का अवसर आता तो हम दोनों को ही एक साथ बुलाया जाता। हमारे संगीत गुरु शैलजा रंजन मजूमदार कहते थे, तादेरे गला वेश मिट जाए, तारोई जाबी। तुम दोनों का कंठ स्वर मेल खाता है, इसी से तुम्हें दोनों को जाना होगा। एक बार यही वंदे मातरम गान गाने के लिए हमें सिउड़ी ग्राम जाना पड़ा था। बैलगाड़ी में हिचकोले खाते खाते जब सिउड़ी पहुंचे तो संध्या हो गई। उद्बोधिनी संगीत के बाद ही लौटना पड़ा। मार्ग में अंधेरा हो गया। सहसा आंधी आई और बैलगाड़ी में लटकी लालटेन भी बुझ गई। यद्यपि हमारे साथ और भी लोग थे, पर सुना था वह मार्ग बहुत सुविधा का नहीं है। पास ही में कहीं कापालिकों की आराध्य अट्ठास देवी का मंदिर भी है। बार बार गाड़ीवान कह रहा था, भाई पावे ना, दीदी मनीरा किस्सू होवे ना, डरिएगा मत, तो दी मनी कुछ नहीं होगा। पर जब तक बोलपुर नहीं पहुँचे, हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े भय से कांपती रही थी। अरुंधति का चेहरा विधाता ने अवकाश में ही गढ़ा होगा। खड्डे की धार सी नाक, छोटे 2 रसीले अधर और मंद भरी आंखें, न कोई मेकअप न सज्जा, फिर भी अष्टभुजा का सा दिव्य रूप। एक घटना बरबस अतीत की ओर खींच रही है। एक बार आश्रम के मेले में आश्रम की कुछ छात्राओं ने चाय का एक स्टॉल लगाया। सबने सफ़ेद साड़ी पहनी, संथाली जोड़ों में जवा पुष्प खोसा और सिर पर थरी तिरछी गांधी कैप। मेनू की सज्जा सवारी जया अप्पा स्वामी ने। देखते ही देखते हमारी दुकान पर भीड़ लग गई। आश्रम का चाय वाला बूढ़ा काकू, जिसका स्टॉल ठीक हमारे स्टॉल के सामने था, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, दीदी मनीरा आमर दुकाने जे कई आइछे ना।
सब दादा बाबूरा तो अपना दे रही दुकानें। दीदी मनी, मेरी दुकान में तो ग्राहक फटक भी नहीं रहे हैं। सब दादा बाबू तो आप ही की दुकान पर जा रहे हैं। हमने उसे आश्वस्त किया कि हम अपनी दुकान 4 बजे ही उठा लेंगे। कोई नहीं आया तो हम सब छात्राएं उसी के स्टॉल पर खाकर उसकी क्षतिपूर्ति करेंगी। एक तो हमारे स्टॉल पर वे सर्वथा नवीन स्वाद वाली सामग्री परिवेशित हो रही थी जो बंगाल की जिह्वा के लिए अभिनय थी। इडली वड़ा, उधर उत्तर प्रदेशी समोसे, बिहार का तिलबुग्गा और अनरसे। सर अकबर हैदरी भी हमारी दुकान पर पधारे तो उन्हें एक समोसा खिला हमने 10 रुपए उगाए लिए। वह भी तब जब इकन्नी में मसाले से ठसा फंसा समोसा अन्यत्र उपलब्ध था। मृणाल दी, मृणालिनी साराभाई, बूढ़ी दी, नंदिता कृपलानी, दक्षिण को लीला एप्पन, चकर चकर चहकने वाली चिट्टी, चीन की मारी वाक सब परिवेशन के लिए फौजी अनुशासन में खड़ी थी। जिस मेज पर मैं और नुकू थे, देखा उस ओर एक अपरिचित जोड़ा चला आ रहा है। अपरूप सुंदरी यौवन क्रांता, 6 हरी कनक छड़ी सी तरुणी और उतना ही काला कदम बोना सा सहचर। मैंने नुकू के कान में फुसफुसा कर कहा, ए देख नुकू, ब्यूटी एंड बीस्ट। वह हंसकर चुप रही। दोनों हमारी मेज पर बड़ी देर तक खाते बतियाते हंसते खिलखिलाते रहे। फिर उस व्यक्ति ने नुकू को बुलाकर कहा, ए नुकू, विल नहीं आए? मैं चौंकी। तब क्या वह उन्हें जानती थी? पर तभी उसने बड़ी दृष्टता से हंसकर मेरा हाथ पकड़ उन दोनों के सम्मुख खींचकर कहा, जानो छोट दी, अमर बंधु तुम्हादेर को बोल छे, ब्यूटी एंड बीस्ट। मैं लज्जा से कटकर रह गई। मुझे क्या पता था कि छोटी दी नुकू की सगी बड़ी बहन है और कल ही कलकत्ता से आई हैं और उनके सहचर जिन्हें मैंने अज्ञानवश बिष्ट की उपाधि से विभूषित किया था वे उनकी सगी जीजा हैं। पर उसके रसिक जीजा ने शायद मेरी अपदस्थता भांप ली थी। बड़े अधिकार से मेरा हाथ खींच अपने पास बिठाकर बोली, बेस करे छो है अमर सुंदरी गिन्नी की ब्यूटी वाले छो तो थैंक्स। उन्हें बिष्ट कहा था, यह वह आद्राही उदार व्यक्ति भूल गया। इसके बाद 2 बार उनसे मिलना हुआ, वही प्रसंग और वैसी ही उदार हंसी। यही नहीं, पूजा में उन्होंने मेरे लिए विशेष उपहार के रूप में एक हांडी संदेश ही नहीं भिजवाए, एक सुंदर थानी घनरे वाली साड़ी भी भेजी। साथ में था एक पत्र, ओहो सालीर बंधु, ये साड़ी तुम्हाके खूब मनावे, आमादेर भालवासा निभो, ब्यूटी एंड बीस्ट। अरे साली की सखी, यह साड़ी तुम पर खूब भवेगी, हमारा प्यार लो, ब्यूटी एंड बीस्ट। आज भी वह स्नेह प्रवण चेहरा याद आते ही अपनी बचकानी उक्ति पर लज्जा आती है। छोट दी अभी भी आश्रम में है, जमाई बाबू नहीं रहे। वही 2 वर्ष पूर्व नुकू ने मुझे बम्बई में मिलने को बताया था। वह अपने पति प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्री तपन सिन्हा के साथ जसलोक में अपनी बाईपास सर्जरी कराने आई थी। अंत तक शल्यक्रिया नहीं हुई। अस्पताल के व्यवहार से वह क्षुब्ध होकर मेरे यहाँ चली आई और दिन भर हम दोनों ने साथ बिताया। कितनी बातें की, कितनी ही अनकही रह गई। अरुंधति ने अपने जीवन काल में ही प्रचुर ख्याति बटोरी थी। पहले स्वयं चलचित्रों के माध्यम से अपने अपूर्व अभिनय द्वारा गायिका के रूप में और यात्रिक क्षुदित पाषाण, महाप्रस्थानेर पथे, छोटी गोपाल आदि चलचित्रों की निर्देशिका के रूप में। देखना, कभी तेरे किसी उपन्यास पर भी फिल्म बनाऊंगी, पर हिंदी तो आता नहीं, तू ही बंगला में सिनोपॉपिस बनाना। यही कभी माणिकता सत्यजीत रे ने भी कहा था, किंतु मन की मन में रह गई। मेरे उपन्यास धरे ही रह गए। नुकू चली गई। जब उसे बम्बई में देखा तो धक्का लगा था। कहाँ गया वह रूप वह रंग? जब आश्रम के असंख्य छात्रों के हृदय वह अपनी फिरोजी आंखों की चिलमन में दावे, गर्वो उन्नत मराल ग्रीवा उठाए राजमहिषी की सी चाल में घूमती थी। मग्न दंत पक्ति काल धूसर गौण वर्ग, जिसकी पीताभ आभा पर सुदीर्घ व्याधि से स्याही सी फेर कर रख दी थी। कौन कहेगा यह कवि आश्रम की सर्वश्रेष्ठ सुर सुंदरी के रूप में जानी जाती थी। ठीक ही कहा है शायद।
माँ क्रोधंजय यौवन गर्वम हरति निमेषे काल सर्वम। बहुत पहले पक्षाघात का एक सशस्त्र झटका उसके पैरों में भी अपने कुटिल हस्ताक्षर छोड़ गया था। देख देश तो पैर की दुर्दशा, देख रही है पैरों की कैसी दुर्व्यवस्था हो गई है। मेरी आंखों में आंसू हो गए। एक बार उसकी सज्जा करने में जुटी गौरी दी, नंदलाल बोस की बड़ी पुत्री, ने मेरी ही उपस्थिति में कहा था, आहा एक ही बारे मुगल ब्यूटी, आहा एकदम मुगल ब्यूटी। पर आंखें अब भी वैसी ही थीं, हमें हलाहल मत भरे, ठीक जैसे किसी ऐतिहासिक बुलंद इमारत के खंडहर में अनूठे कंगोरों से बहू से झरोखे ज्यों के त्यों धरे हों। इसके बाद उसका एक ही पत्र मिला था। वह बाईपास के लिए विदेश जा रही है, पर वहाँ से भी गोरी ही लौटी। फिर पहुँची बेंगलोर। उसने भी शल्यक्रिया को निरापद नहीं बताया। कई धमनियाँ रक्त के थक्कों से अवरुद्ध हो गई थीं। फिर एक दिन वह बिना किसी से विदा लिए चुपचाप चली गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।